मुंह तोड़ जवाब देना और अनजान लोगों से मिलना। सुलोचना ये सुनकर मुस्कुराते हुए, क्योंकि प्रताप खानदान की बहू है यहाँ पर आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा मॉल क्या पूरा जैसलमेर खाली करवाने की ताकत रखता है प्रताप पैलेस। पर तुम्हें पता नहीं होगा। कहते कहते वह मुस्कुराने लगती है, तो वही उसकी बात को सुनकर रोशनी गहरी सांस लेकर, मुझे पता है हुआ, पर हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ क्यों देना, यहाँ पर हर कोई इंसानी है, कोई बड़ा छोटा तो नहीं होता है ना। मुझे ना एक बार इसे ना बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो लोगों को गलत ही लगेगा कि हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, हम भी तो उनमें से ही एक है ना। पैसा सब कुछ बदल सकता है, पर इंसानियत नहीं। अगर पैसा आ जाए तो इंसान बदल गया तो समझ जाना कि वह इंसान ना होकर जानवर बन जाता है। इंसानियत रखनी चाहिए बुआ जी, पैसा जब बचाने नहीं आता ना तब इंसानियत आती है। कहते कहते वह उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वही रोशनी की बात सुनकर सुलोचना निशब्द हो चुके थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। वही सौम्या ये सुनकर मुस्कुराते हुए, सही कहा बेटा तुमने, पैसा सब कुछ खरीद सकता है पर वो मौत नहीं खरीद सकता। कभी कभी हमें एक इंसानियत की भी जरूरत होती है बचाने के लिए। पैसा हर वक्त नहीं बचता खुद को। वैसे भी आज करके दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही चलती है। जहां पैसा ज्यादा हो वहां पर सर झुका लेते हैं। इस बारे में वीरेंद्र से बात करूंगी। हर एक इंसान एक जैसा ही होता है, ना बड़ा हो ना छोटा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहते कहते राधिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, सी सच में राधिका तुमने तो अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतनी संस्कार होंगे, इतनी बड़ी सोच। खुद इतने पैसे वाले होकर भी दूसरों के बारे में ऐसा सोचना, बहुत कम ही लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं। और रही बात पावर की, तो प्रताप के पास पावर है सुलोचना, पर इंसानियत और वह रिस्पेक्ट चाहिए जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत करते हैं। अगर ऐसे रख करते रहेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि हम उन्हें अपने से छोटा मानते हैं। कहते कहते वह सुलोचना की तरफ देखने लगते हैं, जिसे अपना सर नीचे झुका लिया था। इस बार रोशनी के इस जवाब से सुलोचना ने तो अपना मुंह बंद रखा था। उसका तो चेहरा काला पड़ चुका था, पर अंदर ही अंदर वह गुस्से की आग में जल रही थी। वही रोशनी सुलोचना को देखकर एक गहरी सांस लेकर अपने मन में, मैं अच्छे से जानती हूँ बुआ जी, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आप अपनी भतीजी को मेरे पति के गले में डाल सके, पर मैं अपने पति को किसी और के नज़दीक क्या उसके बारे में सोचने तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मेरा है, वह मेरा ही रहेगा। अब ये रोशनी आपको बताया कि किसी की शादीशुदा जिंदगी में तीसरे खिलाने की सजा क्या होती है। कहते कहते हुए गहरी सांस लेती है। कल जब वह ब्रेकफास्ट करके आ रही थी तब उसने सुलोचना और नेहा की बातें सुनी थी। दोनों ही यही कह रहे थे कि वह कैसे नेहा की शादी सूर्या के साथ कर सके, और यह सुनकर तो रोशनी के कान खड़े हो चुके थे। वह गुस्सा तो करना चाहते थे, पर उसने कुछ सोच लिया था। इसकी वजह से वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और दोनों को एक एक नज़र देखकर वहां से चली जाती है। वही महक रोशनी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर हैरानी भरी आवाज में, ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बुआ जी को टारगेट कर रही है? लगता है उनके इरादे तुम्हें भी पता चले, क्या सोचा है? कहते कहते वह रोशनी के कंधे पर हाथ रख देती है। वही रोशनी महक की इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वही महक रोशनी के चेहरे को देखकर उसके बालों को सहलाते हुए, मैडम बहन हो तुम मेरी, और कल मैंने देखा तो हम दोनों की बातों को सुनते हुए। वैसे तो मैंने सुन लिया था, सोचा तुम क्या करती हूँ ये देख लो। अब दोनों की अच्छी खासी क्लास लगा लेना, क्योंकि सब कुछ सही है, पर अपने पति पर किसी और की नज़र को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बच्चा जितना हो सके उतना जल्दी तुम बुआ और उसे भतीजी दोनों को ही सबक सिखा दो। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर वहां से चली जाती है, और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहते हैं। वह बस अपना सर हिला देते हैं। वह कुछ सोचते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। सुलोचना बार बार रोशनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसे यह बता रही थी कि वह उम्र से कितनी बची है और सूर्या के लिए वह बिल्कुल सही नहीं है, पर रोशनी हर बार ऐसा जवाब देती थी सुलोचना को, जिससे सुलोचना का चेहरा फीका पड़ जाता था। और उसका इतना अच्छा जवाब सुनकर हर कोई बस देख रहा था। रोशनी को सौम्या को समझ आ चुका था कि सुलोचना क्या करना चाहती है, पर वह देखना चाहती थी कि रोशनी क्या करती है। और रोशनी के हर एक जवाब को सुनकर सुलोचना शांत होते हुए देखकर सौम्या के कलेजे को शांति मिल जाती है। उसे इतना समझ आता है कि उसकी पोता बहू चाहे कितनी ही मासूम हो, पर जवाब वह शेरनी की तरह देना बहुत अच्छी तरह से जानती है। जैसे सूर्या के लिए वह सही ही हूँ,
वही शॉपिंग होने के बाद सभी जैसलमेर को घूमने लगते हैं। तभी रास्ते में कुछ माधवगढ़ के लोग मिलते हैं जो बैठे हुए थे और शायद उनके हालात कुछ ठीक नहीं थी। रोशनी तेजाब को गाड़ी रोकने का कह देती है, जिसे तेजाब गाड़ी रोक देता है। रोशनी बाहर निकलती है तो तेजाब जल्दी से भागकर रोशनी के पीछे पीछे आ जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। रोशनी इस बात से बिल्कुल भी अनजान वह सामने आदमी, औरत और कुछ बच्चे उनके पास चली जाती हैं। वह उन सभी की तरफ देखते हुए, आप सभी ऐसे बैठे हुए का कुछ हुआ है और हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी ने मारा है, क्या मैं जान सकती हूँ ये किसने किया है? रोशनी की बात को सुनकर वह सारे लोग रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। उसे देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि यह प्रताप खानदान की बड़ी बहू है। वह सभी खड़े होकर, खंबा घड़ी रानी सा, कुछ लुटेरे आए थे, उन्होंने हमारा सामान ले लिया और इस वक्त हम माधवगढ़ से ही जा रहे थे, पर अब लगता है हमें फिर से माधवगढ़ ही जाना पड़ेगा। सोचा था कि वहां से हम आज़ाद होकर हमारी जिंदगी जी लेंगे, पर शायद हमारे नसीब में ये कहाँ। कहते कहते वह बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करने लगता है। तो वही उसकी बात को सुनकर रोशनी ना समझी, मैं लुटेरे और किस आपको आज़ादी नहीं मिल पा रही है। कहते कहते वह उन्हें देखने लगती है तो वह बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में, आप यहाँ पर अपने कुछ दिनों के लिए ही आए हैं रानी सा, हम नहीं चाहते, क्या परेशान है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम खुद ही इसे संभाल लेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपको इतना हमारे लिए फिक्रमंद देखकर हम सभी आपका शुक्रगुजार रहेंगे रानी सा। ये सुनते ही रोशनी गहरी सांस लेकर, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप माधवगढ़ को क्यों छोड़ना चाहते हैं? माना मैं यहाँ पर नहीं हूँ, पर इंसानियत आज भी मेरे अंदर है। वह बूढ़ा आदमी रोशनी की बात को सुनकर उसकी आंखों के तेजाब को देखकर गहरी सांस लेकर अपने आंखों में जो आया आंसू उन्हें पूछते हुए, रानी सा, हमें आपको देखकर किसी की याद आने लगी, वह भी बिल्कुल ऐसे ही थे। रही बात माधवगढ़ की, तो माधवगढ़ में कुछ ऐसे हवन बैठे हैं कि लोगों का खून पीते हैं। हमने सोचा था कि हम माधवगढ़ को छोड़कर चले जाएंगे, पर माधवगढ़ हमें छोड़ने को राजी नहीं है। यह मेरा बेटा, मेरी बहू और यह उसके बच्चे हैं। हमने सोचा था कि हम कहीं दूसरी जगह जाकर जिंदगी जी लेंगे, पर हमारा सब कुछ लूट लिया, पूरी तरह से हमसे सब कुछ छीन लिया। ये सुनते ही रोशनी अपने गले से हर को निकालना ही वाली थी कि तेजाब जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं मैडम, आप हार नहीं निकल सकती, परिवार के रूल के हिसाब से आपके गले में अगर गहने हैं वह अब किसी को भी नहीं दे सकती। ये सुनकर रोशनी परेशान होते हुए, तो मैं उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? हमें उनकी मदद तो करनी ही चाहिए, आखिर यह इतनी दूर से आए हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, क्या हम इन्हें थोड़ी भी मदद नहीं कर सकते? कहते कहते वह परेशान भरी नजरों से तेजाब को देखने लगती है। तो तेजाब अपनी शांत आवाज में, आप एक काम कर दीजिए, इन्हें जैसलमेर रुक दीजिए, वहां पर वह रह लेंगे और फिर आगे का ये सोच लेंगे, तब तक मैं बॉस इनके बारे में बता दूंगा, परेशान मत हो। ये सुनकर रोशनी अपना सर हिला देती है और उन सभी की तरफ देखकर, अगर आपको कोई भी आपत्ति ना हो तो आप जैसलमेर रह सकते हैं, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह सभी अपना सर हिला देते हैं। वहीं रोशनी छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो करीब 2 महीने की होगी। वह उसके बालों पर अपना हाथ फिराते हुए मुस्कुराते हुए, क्या नाम है इस बच्चे का? ये सुनकर वह औरत मुस्कुराते हुए, रिमझिम। ये सुनकर रोशनी मुस्कुराते हुए रिमझिम की तरफ देखती है तो रिमझिम भी मुस्कुरा देती हैं। वह सभी दूसरी कार में बैठ जाते हैं और रोशनी जो अकेली बैठी हुई थी और महक राधिका के साथ थी, रोशनी अपनी आंखें बंद करके उसे बूढ़े आदमी की बात सुनती है। उसकी बात को सुनकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह जैसे कह रहा था कि तुम्हें देखकर किसी की याद आती है, वैसे ही उसे मंदिर में उन लोगों की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देखकर बहुत खुश हो, उसे कहीं इंतजार कर रहे हैं। कुछ की आंखें ऐसी थी जैसे वह उसे मसीहा मान बैठे थे और यह सब उसे बहुत अजीब था उसके लिए। और उन बूढ़ा दादाजी की बात सुनकर रोशनी और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह बस अपनी आंखें बंद करके सभी की बातों के बारे में सोचने लगते हैं। 202 मेक आउट। ये सुनकर वह औरत मुस्कुराते हुए, रिमझिम। ये सुनकर रोशनी मुस्कुराते हुए रिमझिम की तरफ देखती है तो रिमझिम भी मुस्कुरा देती हैं। वह सभी दूसरी कार में बैठ जाते हैं और रोशनी जो अकेली बैठी हुई थी और महक राधिका के साथ थी, रोशनी अपनी आंखें बंद करके उसे बूढ़े आदमी की बात सुनती है।
उसकी बात को सुनकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह जैसे कह रहा था कि तुम्हें देखकर किसी की याद आती है। वैसे ही उसे मंदिर में उन लोगों की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देखकर बहुत खुश हो, उसे कहीं इंतजार कर रहे हैं। कुछ की आंखें ऐसी थी जैसे वह उसे मसीहा मान बैठे थे। और यह सब उसे बहुत अजीब था उसके लिए। और उन बूढ़ा दादाजी की बात सुनकर रोशनी और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस अपनी आंखें बंद करके सभी की बातों के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद वह सभी जैसलमेर में आ जाते हैं। जैसलमेर में आकर वह सभी पैलेस के अंदर चले जाते हैं। रिमझिम तो अभी रोशनी के साथ थी और वही प्रताप पैलेस के अंदर सौम्या, गायत्री और राधिका जो सोफे पर बैठी हुई थी और उन्हीं के साथ महक भी बैठी हुई थी। वह सभी रोशनी को किसी अनजान के साथ आते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। गायत्री रोशनी को देखते हैं और फिर रोशनी के हाथों में जो प्यारी सी बच्ची थी उसकी तरफ देखते हुए, रोशनी बेटा ये कौन है और यह सब यहाँ पर? रोशनी गायत्री की बात पर एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, वह नाम ये रिमझिम है और यह उनका परिवार है। ये सभी माधवगढ़ से जा रहे थे पर कुछ लुटेरे ने इनका सारा सामान ले लिया और अब ये फिर से माधवगढ़ नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हम इन्हें कुछ दिनों के लिए जैसलमेर रुकवा देंगे और फिर यहाँ से उन्हें जहाँ जाना है वहाँ पर भेज देंगे। मैं इस बारे में इनसे बात कर लूँगी। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं। वही उसकी बात को सुनकर गायत्री मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छा डिसीजन है। तुम्हारा बच्चा हम ही ने कमरा दे देंगे, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी मुस्कुरा देती है और अपनी गोद में जो रिमझिम थी उसे देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। वह उसके माथे को चूमकर उसकी माँ के हाथों में रिमझिम को दे देते हैं और वही रिमझिम मुस्कुराने लगती है। रोशनी को रिमझिम बहुत ही प्यारी लगती है। वह उन सभी को देखते हैं और फिर वहां से चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वही गायत्री तेजाब की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, तेजाब तुम सभी के लिए कमरा तैयार करो और याद रहे ये पैलेस के अंदर ही होना चाहिए। माधवगढ़ से आए हैं तो हमें सूर्या और इसे भी बात करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह तो वहां से चली जाती है और वही उनकी बात को सुनकर तेजाब अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में हिना कांपते हुए पैरों के साथ कमरे के अंदर जा रही थी। वह जब कमरे के अंदर आती है तब पूरे सामानों को बिखरा हुआ देखते हैं। उसे समझ आ चुका था कि अंदर बहुत डरावना माहौल होने वाला है। वह लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वहां पर आती है तो हिना को अपने ऊपर कुछ आते हुए महसूस होता है जिससे वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है तो वही वह चाकू जाकर दरवाजे से लग जाता है। खुद को संभालते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो लगभग उसका दिल उसके मुंह में ही आने वाला था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह हैरानी के साथ उसे चाकू को देखते हैं और सामने जब वह चांदनी को देखते हैं तो उसका पूरा चेहरा पसीने में भर जाता है क्योंकि चांदनी बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। यहाँ तक कि चांदनी ऐसे देख रही थी जैसे हिना उसका शिकार हो। वो जल्दी से अपना सर नीचे झुकाकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में, मैडम हमें इस माल की इन्फॉर्मेशन मिली थी पर हमें यह नहीं पता था कि उसे मॉल को खाली करवा दिया गया है और उसकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखा गई है। यहाँ तक कि रास्ते पर भी सिक्योरिटी थी, मुझे लगा नहीं था कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। चांदनी उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है जिससे हिना जमीन पर गिर जाती है। तो चांदनी गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अधूरा काम करने की? तुम्हें मैंने कहा था ना कि चांदनी रावत की असिस्टेंट हो। तुम्हारे पास हर एक की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, फिर तुमने अधूरी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे दी है ना? तुम जानती हो ना इसकी सजा क्या हो सकती है। आज मेरे पास मौका था उसे रोशनी को अपने रास्ते से निकलने का, पर नहीं, तुम्हारा काम तो अधूरा रह गया। मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, मन कर रहा है तुम्हारी जान ले लो। कहते हुए वह गुस्से में उसे देखने लगते हैं तो हिना अपना सर नीचे झुका लेती है। वह अपनी लड़खड़ाती है आवाज में, मैडम बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंदनी ने उसके गले को पकड़कर उसके चेहरे को बेहद नजदीक करके अपनी सख्त आवाज में, कल का दिन है तुम्हारे पास, कल के दिन में मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर हिना अपना सर झुका लेती है। तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है। हिना जिसे चांदनी ने दूर किया था वह पीछे मुड़कर देखती है तो करीब 25-26 साल का एक नौजवान था
वह लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसे देखकर हिना कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। वह सामने देखती है तो चांदनी ने अपने शर्ट के बटन खोल रखे थे और वह सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने प्राइवेट कपड़ों में थी। चांदनी हिना को यहाँ पर खड़े देखकर मुस्कुराते हुए, क्या तुम यहाँ पर पूरा शो देखना चाहती हूँ? तुमसे तो काम हो गया नहीं, अब मुझे मेरा फर्स्ट स्टेशन तो दूर करने दो। यहाँ से निकले, नहीं तो हमें ज्वाइन कर सकती हूँ। ये सुनकर हिना जल्दी से अपना सरना में हिलाकर बिना उसे लड़के की तरफ देख वहाँ से चलाई जाती है। वह साफ साफ देख सकती थी कि वह लड़का उसे ही देख रहा है। पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देती है और वह लड़का हिना के जाने के बाद जाने के पास आ जाता है। चांदनी जो सोफे पर बैठी हुई थी, वह अपने पैर फैलाकर उसे घुटनों के बाल बैठने का इशारा कर देता है। कुछ ही देर बाद चांदनी की आवाज़ से पूरे कमरे में सुनाई देती है। वह लड़का चांदनी को अपनी गोद में उठाए वैसे ही रूम के अंदर ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। हिना जो किसी काम के अंदर आ रही थी, वह चांदनी की आवाज़ों को सुनकर जल्दी से दरवाजे को बंद कर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। हिना अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए खुद से ही, सच में ये लड़की बिना मतलब, एक तरफ तो मैडम कह रहे हैं कि उन्हें सूर्या प्रताप चाहिए और दूसरी तरफ अपनी शौक को भी पूरा कर रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। एक तो इतने लड़कों के साथ मेकआउट कर रही है और दूसरी तरफ सूर्या प्रताप की बीवी को सलाह करना चाहती है। वह लड़का अपनी जिंदगी में खुश है तो क्यों इन्हें प्रॉब्लम हो रही है? वैसे भी हो अपनी खुशी तो ढूंढ रहे हैं, ऐसा ही करते रहते तो अच्छा रहता। वैसे भी यह कितनी पागल है, अपने बाप को तक नहीं छोड़ा है, ये तो पूरी पागल है। कहते कहते हिना एक गहरी सांस लेकर अपना असर हिला देती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माधवगढ़ में तरंग और मृत्युंजय दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। आमने सामने मृत्युंजय तरंग की तरफ देखकर गुस्से भारी आवाज में, कहा था ना मैंने उसे बूढ़ा को यहाँ से बाहर मत जाने देना, तो फिर वह माधवगढ़ को छोड़कर कैसे जा सकता है? यहाँ पर हमें काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और वह मिल रहा है तो हाथ से गावा दे रहे हो। पता है कितने ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हो रही है और हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। गुस्से में तरंग को देखने लगता है। वही तरंग ने अपना सर नीचे झुका लिया था, तब तक वहां पर आ जाता है शमशेर। वह अपना सर झुकाते हुए अपनी शांत आवाज में, राजा सा हमने इन्फॉर्मेशन निकली है, ये सब प्रताप खानदान की बड़ी बहू ने ही उनकी मदद की है। हमारे आदमी वहां तक आ ही गए थे कि प्रताप खानदान की बड़ी बहू वहां पर आ गई और उसी ने ही उन सभी को जैसलमेर में ले गई है। ये सुनकर तरंग गुस्से भरी आवाज में अपनी जगह से खड़ा होकर, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे लोगों को वह अपने जैसलमेर ले जा सकती है। राणा का बेटा तो हमारे पास आया था तो हमारे इतने सारे आदमियों को मार दिया था उसने, और अब हमारे आदमी उसके पास है तो हम उसके कितने आदमियों को मार सकते हैं? ये सुनते ही शमशेर कर अपना सर झुकाते हुए, मैं इस बारे में प्रताप खानदान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। हमारे आदमियों को सूर्या राणा के पास भेज दिया है और शायद लगता है कि सूर्य राणा को इस बारे में कुछ पता नहीं है, पर अब हमारे पास एक मौका है कि हम उसका सर नीचे झुका सकते हैं। जिस पर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए, एक काम को रात शाम का डिनर प्रताप खानदान के घर करने का प्लान बना, प्रताप खानदान को कहो कि हम आने वाले हैं उनसे मिलने। शमशेर ये सुनकर अपना सर झुकाते हुए, जी मालिक, हम अभी के अभी उन तक ये संदेश पहुंचा देंगे। शमशेर की बात पर मृत्युंजय बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, पहुंचा दो, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने क्या गलती की है। हमारे आदमी को अपने पास रखने की गलती है, अब हमें भी तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे आदमियों को मारा है, अब उनके भी आदमियों के साथ तो कुछ करना ही पड़ेगा। कहते कहते वहां पर आता हूँ ही भैरवी की तरफ देखकर वह अपनी जगह से खड़ा होकर, और तुम सुजल को कहूँ कि हम आज जैसलमेर प्रताप खानदान से मिलने जा रहे हैं। कहते हुए वह वहां से चला जाता है और वही उसकी बात को सुनकर भैरवी हैरानी से उसे देखने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पति करना तो करना क्या चाहता है। साजिश, दिन और परेशानी। शमशेर की बात पर मृत्युंजय बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, पहुंचा दो, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने क्या गलती की है। हमारे आदमी को अपने पास रखने की गलती है, अब हमें भी तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे आदमियों को मारा है, अब उनके भी आदमियों के साथ तो कुछ करना ही पड़ेगा। कहते कहते वहां पर आता हूँ ही भैरवी की तरफ देखकर वह अपनी जगह से खड़ा होकर,
और तुम सुजल को कहो कि हम आज जैसलमेर प्रताप खानदान से मिलने जा रहे हैं। कहते हुए वह वहां से चला जाता है और वही उसकी बात को सुनकर भैरवी हैरानी से उसे देखने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पति करना तो करना क्या चाहता है। वह हैरानी के साथ तरंग की तरफ देखने लगती है तो तरंग अपने जगह से खड़ा होकर, माँ सा बाबा सा चाहते हैं कि आज वो रात का डिनर प्रताप पैलेस में करें। आप सुजल को तैयार होने के लिए कह दीजिए और हाँ, तैयार ऐसे करिए कि पूरा प्रताप पैलेस के लोग अपना सर नीचे झुका ले। उन्हें भी तो पता चले कि राठौर के पास कितनी दौलत है। कहते हुए वह वहां से चला जाता है और वही उसकी बात को सुनकर भैरवी को कुछ समझ नहीं आता है। वह गहरी सांस लेकर खुद से ही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है और अचानक से इन दोनों ने प्रताप पहले जाने का क्यों कहा। ये तो वहां पर जाने के बाद ही पता चले हैं। माताजी कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे इन दोनों के अंदर दिमाग आ जाए। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह करना तो करना क्या चाहते हैं। कहते कहते वह गहरी सांस लेकर वहां से चली जाती है। सूर्या के ऑफिस में जो जैसलमेर में बनाया हुआ था, वहां पर सूर्या केबिन में बैठा हुआ था। मंदार कुछ पेपर्स देख रहा था कि तभी तेजाब वहां पर आ जाता है। तेजाब वहां पर अपना सर झुकाकर सूर्या के सामने कुछ डॉक्यूमेंट को आगे करके गहरी सांस लेकर, हमें माधवगढ़ से कुछ लोग मिले थे, बहुत जख्मी थे और माधवगढ़ से भाग रहे थे और मैडम ने उनकी मदद की है। वह इस समय पैलेस में है और माधवगढ़ से बुलावा आया है कि वह आज रात प्रताप पैलेस में डिनर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने राठौर के 20 आदमियों को मारा था, शायद इसी का बदलाव लेना चाहता है। आपसे मुझे ऐसा लग रहा है ये सब वह जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है अगर हमने उसके आदमी को अपने पास रखा है तो वह जरूर हमारे पास से कुछ मांग सकता है। मैंने मैडम को कहा था कि वह उनकी मदद न करे, पर मैडम सुनने को तैयार ही नहीं थी और मुझे पता है गलती मुझसे हुई है। कहते कहते वह अपना सर झुका लेता है तो वही उसकी बात को पूरा से देखकर बाद सूर्या अपनी ठंडी आंखों से उसे देखकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। तो देरी किस बात की है, बुलाओ उन्हें, और गलती तुम्हारी भी नहीं है तेजाब। मेरी इनोसेंट फायरफ्लाई इतनी मासूम है कि वह किसी को भी दर्द में देख ही नहीं सकती और इसी वजह से बोन सभी की मदद करने के लिए चली गई। अब तुम्हारे पास एक रास्ता दे रहा हूँ, पैलेस में सिक्योरिटी बढ़ा दो और इसी के साथ राठौर की कमजोरी ढूंढो। राठौर जरूर यहाँ पर आने वाला है, पर राठौर किस मकसद से आने वाला है ये भी पता लगाओ और तुम अच्छे से जानते हो ये किस हमें पता लग वाला है। कहते हुए वह अपनी घड़ी को देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, राठौर की इन्फॉर्मेशन और उसके भाई के इन्फॉर्मेशन दोनों ही मुझे चाहिए। वक्त आ गया है कि पर्दा हटाना का, अब सब कुछ बाहर आना चाहिए। हर किसी की मौत भी तो लिखी होती है, कब तक गुनाह करेंगे किसी न किसी को, तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। कहते हुए वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और वही उसकी बात का मतलब समझकर तेजाब अपना सर हिला देता है। सूर्या वहां से चला जाता है। मंदार सूर्या को जाते हुए देखकर गहरी सांस लेता है। मंदार वहां से जाने वाला था कि तेजाब उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मंदार अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से भरी आवाज में, पागल हो गए हो तेजाब, अगर बॉस ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वह हमारे बारे में, वह बाहरी है, कभी भी आ सकते हैं। मंदार का चेहरा जो इतना ज्यादा पसीने में था और इतना परेशान था, उसे ऐसे देखकर तेजाब अपने होठों को उसके सामने करते हुए, इसी वजह से कह रहा हूँ, सुबह से तुमने जो किया नहीं है उसे को पूरा करो। मॉर्निंग किस तो तुमने मुझे दी नहीं है, उसे दे दो जल्दी से और मैं भी चला जाऊंगा, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है तो वही उसकी बात को सुनकर मंदार उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से भरी आवाज में, हम ऑफिस में हैं तेजाब, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं। कहते कहते वो गुस्से में उसे देखने लगता है। वह उसके आगे कुछ कर पता है, उससे पहले मंदार के होठों कैद हो चुके थे। तेजाब उसे बेहद डीप और पैशनेट किस करने लगता है, जिससे मंदार पूरी तरह से हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वैसे ही अपने आप को खुद को रिलीफ छोड़ देता है और उसे वैसे ही किस करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। तेजाब मंदार को देखा है जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और वैसे ही उसे देखने लगता है। तेजाब मंदार के चेहरे पर जो पसीना था
और उसका पूरा चेहरा जो लाल लाल हो चुका था, उसे देखकर उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बालों को सहलाकर कुछ कह देता है और वहां से चला जाता है। वही तेजाब की बात को सुनकर मंदार का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल होने लगता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह गहरी गहरी सांस लेने लगता है, खुद को जैसे तैसे करके शांत करने लगता है और वहां से वह भी चला जाता है। वह जब बाहर आता है तो कुछ एम्प्लॉय से देखते हैं। उन्हें देखकर वह कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है। एक फीमेल एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह मंदार के बहुत ही ज्यादा करीब आ रही थी और वहां से जा रहा था, फिर देख रहा था। उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है, क्योंकि मंदार को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वह तो बड़े प्यार सिर्फ लड़की से बात कर रहा था, जो हमेशा ही वह करता है। और तेजाब का तो चेहरे की नसें दिख रही थी। वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। वही रात का वक्त हो जाता है। रोशनी कमरे में तैयार हो रही थी। उसे पता था कि आज राठौर फाइल में भी आने वाली है। उसे गायत्री ने बताया था, वह तैयार ही हो रही थी कि तभी राधिका वहां पर आ जाती है। राधिका आकर रोशनी की तरफ देखने लगती है। वह मुस्कुराते हुए रोशनी के पास आ जाती थी। उसकी आंखों में परेशानी तो थी, पर फिर भी एक परेशानी को पूरी तरह से इग्नोर करके रोशनी के पास चले जाते हैं। रोशनी के पास आकर वह उसके बालों को सहलाने लगते हैं, जिससे रोशनी राधिका की तरफ देखती है। राधिका रोशनी के पास आकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे बैठने का इशारा कर देती है। रोशनी उसका इशारा समझकर बैठ जाती है। सोफे पर राधिका उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार को उसके बालों को सहलाते हुए, बच्चा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर रोशनी अपना कर हिलाते हुए, क्या हुआ माँ, और आप मुझे इतनी परेशान क्यों दिख रही थी? क्या पापा के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है? मुझे बता दीजिए, मैं पापा से इस बारे में बात करूंगी। आखिर मेरे प्यार से माँ के साथ वह झगड़ा कैसे कर सकते हैं, वह इतनी प्यारी है। कहते हुए छोटे बच्चों की तरह वह मुस्कुराने लगती है। तो वही उसकी बात को सुनकर राधिका, जिसके चेहरे पर इतनी देर से परेशानी थी, वह परेशान गायब हो जाती है, बल्कि उसमें एक मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाते हुए, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी चीज के बारे में तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा और मेरा झगड़ा हो सकता है। कहते रहते हो मुस्कुराने लगती है। तो रोशनी अपना कर हिलाते हुए, हाँ ये भी तो सही है, पापा से डरते हैं। वैसे आपको क्या कहना है, बता दीजिए। तैयार भी होना है, आज राठौर परिवार आ रहा है। पता ही नहीं क्यों आ रहा है। पता है सुबह वह सारे लोग मुझे मिले थे, कितना बुरा लगा था मुझे उनके बारे में जानकर। समझ नहीं आ रहा है कि राठौर आखिर ऐसा कैसे किसी के साथ कर सकते हैं। वह इतने ज्यादा बुरी कैसे हो सकते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि माधवगढ़ को इन लोगों ने समझ के रखा है। हर किसी की रियासत होती है, माना वह संभालने के लिए होती है, उन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए होती है, पर माँ वह लोग तो उनसे मजदूर वाला काम करवाते हैं। सोच भी नहीं सकती उनके साथ इतना बड़ा हो सकता है। कहते कहते उसकी आवाज में गुस्सा था और वही उसकी बात को सुनकर राधिका एक गहरी सांस लेकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, मुझे पता है बच्चा, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर हम कुछ चीज बदल नहीं सकते। जो चीज चल रही है उन्हें उसी के हिसाब से चला दे रहे हैं। वैसे मुझे तुम्हें माधवगढ़ के ही बारे में बात करनी है। बात यह है कि वह इतना ही कह पाए थे कि रूम का दरवाजा खुल जाता है, तो वह दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। सूर्या, जिसने ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था, वह दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले खड़ा था और वही उसके पीछे अरुण भी खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। वही उन दोनों को देखकर वह दोनों ही अपनी जगह पर खड़ी होकर एक दूसरे को देखने लगती है। रोशनी और उनकी तरफ देख रही थी, अरुण राधिका की तरफ देख रही था और वही राधिका सूर्या की तरफ और सूर्या देख रहा था रोशनी की तरफ। 204 रोमांस में खलल। मुझे पता है बच्चा, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर हम कुछ चीज बदल नहीं सकते। जो चीज चल रही है उन्हें उसी के हिसाब से चला दे रहे हैं। वैसे मुझे तुम्हें माधवगढ़ के ही बारे में बात करनी है। बात यह है कि वह इतना ही कह पाए थे कि रूम का दरवाजा खुल जाता है, तो वह दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। सूर्या, जिसने ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था, वह दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले खड़ा था और वही उसके पीछे अरुण भी खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी।
वहीं उन दोनों को देखकर वह दोनों ही अपनी जगह पर खड़ी होकर एक दूसरे को देखने लगती है। रोशनी और उनकी तरफ देख रही थी, अरुण राधिका की तरफ देख रही था, और वही राधिका सूर्या की तरफ और सूर्या देख रहा था रोशनी की तरफ। रोशनी सूर्या और अरुण की तरफ देखी है और फिर कुछ सोचते हुए उन दोनों की तरह बढ़ने लगती है। वह अरुण जी के गले लगाते हुए बड़े प्यार से, पापा आप यहाँ पर कुछ काम था आपको मुझसे, या माँ को ढूंढते ढूंढते आप यहाँ पर आ गए, माँ के बिना रहा नहीं जाता ना आपको। कहते कहते वह बच्चों की तरह उसे देखने लगती है। तो अरुण ये सुनकर मुस्कुराते हुए, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर देखने आया था कि तुम तैयार होती कि नहीं, तुम तैयार हो गई हो तो राधिका मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहते हुए राधिका की तरफ देखते हैं, जिसके चेहरे पर परेशानी थी। राधिका कुछ सोचते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वही सूर्या राधिका और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पर, मुझे पता है कब क्या करना है, आप दोनों शांत हो जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बेटी के साथ हूँ। आखिर मेरी शादी आपकी बेटी से हुई है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, अब बस इतना सोच लीजिए कि खत्म हो चुकी है। कहते कहते वह ऐसे देखा है जिसका मतलब अरुण कुछ कुछ समझ चुका था। वह अपना सर हिलाकर अपनी बीवी की तरफ देखा है, जो रोशनी की तरफ देख रही थी। वह देखकर एक गहरी सांस लेकर राधिका का हाथ पकड़कर रोशनी के बालों को प्यार से सहलाते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। और वही रोशनी को कुछ समझ नहीं आता है। वह सूर्या की तरफ देखकर, आप इतनी जल्दी आ गए और यह दिन क्यों रखा है, और मुझे आपसे बहुत बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलिए। कहते कहते वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे के अंदर लाती है। वह उसे सोफा पर बैठकर खुद उसके साइड में बैठ जाती है। उसकी आंखों में देखकर बड़ी मासूमियत से, मुझे ना बहुत जरूरी बात करनी है, आपको पता है मैं आज बाहर गई थी और वहां पर मुझे। वह इतना ही कह पाई थी कि सूर्या उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसकी आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में, शुश फायरफ्लाई, मुझे पता है सब कुछ, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ, बाद में मेरे सर की मालिश कर देना अपने छोटे छोटे हाथों से। कहते हुए वह उसके हाथों को चूमते हुए वहां से चला जाता है। और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी को कुछ समझ नहीं आता है। वह उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जो वहां से जा चुका था। वह उसे देखकर खुद से ही समझ नहीं आ रहा है कैसे पता चल गया, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। तेजाब आपने शायद बताया होगा। और अब क्या करेंगे, फ्रेश होकर आने के बाद उनसे बात करती हूँ मैं। कहते कहते वह वहीं पर बैठी सूर्या का इंतजार करती है, पर सूर्या वॉशरूम से आकर सीधा क्लोजिंग रूम में चला जाता है। कपड़े चेंज करके वह बाहर आ जाता है। इस समय उसने ग्रे कलर की लोअर और ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था। फुल हैंड बालों को जेल से सेट कर रहा था। बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ वह रोशनी की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर सवाल थे। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए, फायरफ्लाई तैयार हो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं हाल में आ ही जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह मुस्कुराकर बाहर से चला जाता है और रोशनी उसे सिर्फ देखते ही रह जाती है। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर कुछ सोचने लगते हैं और वहां से सर हिलाकर चली जाती है। वह एक नज़र स्टडी रूम की तरफ जाते हुए रास्ते की तरफ देखते हैं और फिर वहां से नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाती है। उसने मरून और गोल्डन कलर की साड़ी राजस्थानी पहनी हुई थी। माथे पर बिंदी, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, गले में हार, मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, चेहरे पर एक मुस्कुराहट। 16 श्रृंगार करने के बाद रोशनी पूरी तरह से अलग ही दिख रही थी, बेहद खूबसूरत। और उसका जिस तरह से अंदाज था वह आदंज ही किसी के लिए कातिलाना हो सकता था। रोशनी अपनी साड़ी को संभालते हुए जैसे तैसे करके सीढ़ियों से नीचे आती है। वह कुछ सोचकर महक के कमरे में चली जाती है। महक के कमरे में वह जैसे ही आती है तो वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़कर, सॉरी सॉरी जीजू, पता था कि आप कमरे में हैं, कहते हुए वह जाने ही वाली थी कि राघव जो महक के ऊपर था वह उसे है जाता है और अपने शर्ट को सही करते हुए मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं साली साहिबा, में जा ही रहा था, तुम यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आई हूँ, मिलो, मुझे भाई से मिलना है। वैसे भाई कहाँ पर है? ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए, स्टडी रूम, काम के सिवा इन्हें फुर्सत मिलती है, काम करने के लिए स्टडी रूम में चले गए हैं, आप भी वहां पर चले जाए और जल्दी से उन्हें नीचे भेज दीजिए। वैसे मैं जान सकती हूँ आज राठौर परिवार हमारे पैलेस क्यों आ रहा है?
जहाँ तक मैं जानती हूँ तो हमारा और उनका कोई खास रिश्ता है नहीं, मुझे माँ कह रही थी। राघव ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, मुझे खुद भी नहीं पता है। अब देखते हैं वह लोग क्यों आ रहे हैं। वैसे भी उनके आने से तो किसी को भी खुशी मैसेज नहीं हो रही है। वैसे भी वह लोग जबरदस्ती नहीं आ रहे हैं, हमने तो उन्हें बुलाया नहीं था। समझ नहीं आ रहा है राठौर कब से बिन बुलाए मेहमान बन गए हैं। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। और वही महक भी शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए थी। राघव महक एक नज़र में है को देखा है और फिर वहां से चला जाता है। और वही रोशनी महक के पास आकर मुस्कुराते हुए शरारती बड़ी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए। क्या बात है दी, मुझे नहीं पता था कि जीजू इतनी ज़्यादा रोमांटिक है। वैसे क्या समझो, मैं मौसी नहीं चाचा जल्दी बनने वाली हूँ, अब दोनों ही रिश्ते मुझसे ही तो होने वाले हैं। कहते रहते हो मुस्कुराने लगती है। तो वही उसकी बात को सुनकर महक उसे आंखें दिखाते हुए, रोशनी तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा बदमाश होती जा रही हूँ? वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे भी तैयार होना है। कहते कहते महक ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। तो वही रोशनी बेड पर बैठ जाती है। वह महक की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए मुंह बनाते हुए, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है दी, क्या कि यह लोग यहाँ पर आ क्यों रहे हैं? पता नहीं क्यों मुझे इन लोग का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मुझे राठौर फैमिली के औरतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं क्यों वह मृत्युंजय राठौर और उसका बेटा तरंग राठौर जब से मंदिर में मिला हूं ना, तब से मुझे उनसे नेगेटिव वाइब आई है। ऐसा लगता है कि वह बहुत बुरे हैं, और वह सच में बहुत बुरे ही हैं। उन्होंने पता है कितना ज़्यादा गलत किया है, लोगों के साथ मनमानी कर रहा है। ऐसे लोगों की तो मैं जान ले लूं, नहीं तो इन लोगों को ऐसी सजा दो कि यह कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें भी। कहते कहते वह अपना सर उदासी से हिला देती है। तो वही महक जो ईयरिंग्स पहन रही थी, वह उसकी बात को सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। वह उसकी तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम्हें कब से पूरा लगा है बच्चा? जहाँ तक मैं जानती हूँ तो तुम ऐसी बातें कभी करती नहीं थी, तो फिर अब तुम ऐसी बातें कर रही हो? ये सुनकर रोशनी अपना सर हिलाते हुए, पता नहीं क्यों पर उन लोगों से एक अपना सा रिश्ता लगता है दी, समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हूँ। और आप तो जानती हूँ मैं गलत बिल्कुल भी नहीं सह सकती, और उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुबह जब मैं फैमिली से मिली ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। कैसे हालत थी, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी दी, और उनका पूरा सामान लोगों ने गायब करवा दिया था। कैसे इंसान की सकता है, और वह 2 महीने के बच्चे, मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लगा है। कहते कहते वह उधर से इसे अपना सर हिला देती है। और वही उसके बाद को सुनकर महक रोशनी की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए, बच्चा हर किसी के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, कभी कभी किसी को उसके हाल पर छोड़ देना ही बहुत अच्छा होता है। वैसे भी कितने लोग होंगे, तुम इतने लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये सुनते ही रोशनी अपनी जगह से खड़ी होकर एक गहरी सांस लेकर, मैं सबकी नहीं पर उनकी तो कर सकती हूँ ना, जो मेरे आंखों के सामने हैं। और वैसे भी जो गलत है वह गलत ही है, और उसके खिलाफ आवाज उठानी तो चाहिए ही। और मैं तो ऐसे लोगों का साथ दूंगी, और आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लग रहा है माधवगढ़ को मैं राठौर से आज़ाद कर ही रहूंगी। एक राठौर अगर मरने से पूरा माधवगढ़ खुश होने वाला है, तो यह मरने में क्या बुरा है? कहते कहते उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा नफरत थी, जो उसे खुद भी नहीं समझ में आ रही थी। उसके चेहरे पर एक नूर था, और उसकी यह बातें सुनकर महक एक स्टैचू की तरह खड़ी थी। 205 परेशानी झगड़ा, बच्चा हर किसी के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, कभी कभी किसी को उसके हाल पर छोड़ देना ही बहुत अच्छा होता है। वैसे भी कितने लोग होंगे, तुम इतने लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये सुनते ही रोशनी अपनी जगह से खड़ी होकर एक गहरी सांस लेकर, मैं सबकी नहीं पर उनकी तो कर सकती हूँ ना, जो मेरे आंखों के सामने हैं। और वैसे भी जो गलत है वह गलत ही है, और उसके खिलाफ आवाज उठानी तो चाहिए ही। और मैं तो ऐसे लोगों का साथ दूंगी, और आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लग रहा है माधवगढ़ को मैं राठौर से आज़ाद कर ही रहूंगी। एक राठौर अगर मरने से पूरा माधवगढ़ खुश होने वाला है, तो यह मरने में क्या बुरा है? कहते कहते उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा नफरत थी, जो उसे खुद भी नहीं समझ में आ रही थी। उसके चेहरे पर एक नूर था, और उसकी यह बातें सुनकर महक एक स्टैचू की तरह खड़ी थी। महक उसे देखकर अपने होठों पर एक जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट लिए
लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो बच्चा। और वैसे भी तुम्हारे मुंह से मैंने कभी यह नहीं सुना था कि तुम किसी को मारने की बात कर रही हूँ। और वैसे भी इस सब में हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। किसी को मारना ये हमारे हाथ में नहीं होता है बच्चा, यह ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये सुनते ही रोशनी जल्दी से महक के हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए दी, अगर कोई गलत हो रख कर रहा है तो उसकी सजा भी हमें दी जाती है। जो गलत है उसके लिए आवाज उठानी भी जरूरत है। भगवान हर का वक्त हमारे पास नहीं होते हैं। आपने ही तो कहा था किसी को तो भगवान बनाकर बुराई का अंत करना ही होता है। और ये तो पहले से ही शुरू हो गया है। जब जब बुराई होती है तब अच्छाई भी उसके साथ आ जाती है। आप जानती हो ना, और वैसे भी थोड़ी कह रही हूँ कि मैं जाकर उन्हें मारने वाली हूँ। कोई ऐसा होगा जो उन्हें जरूर मारेगा, अभी ज्यादा सोच रही है। मैं जल्दी से माँ के कमरे में जाकर आता हूँ। उन्हें कुछ कहना था, शायद वह भूल गई और मैं भी भूल गई। तब तक आप तैयार होकर माँ के कमरे में आ जाए। कहते कहते वह वहाँ से चली जाती है और वही उसकी बात को सुनकर महक कुछ नहीं कहती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रोशनी को देखते हैं जो वहाँ से जा चुकी है। वह उसे देखकर एक गहरी सांस लेती है और फिर खुद भी तैयार होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुण राधिका को अपने कमरे में लाता है। वह कमरे में लाकर दरवाजे को सिर्फ बंद कर देता है। वह उसे लॉक नहीं लगता, जिसकी वजह से दरवाजा आधा खुल जाता है। और वही अरुण राधिका को कमरे में लाकर गुस्से भरी आवाज में, राधिका तुम पागल हो गई हो, तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें पता है तुम कैसे उसे सब कुछ बता सकती हो? ये ख्याल ही तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकता है? जहाँ तक मुझे पता था तुम तो इस ख्याल को अपने दिमाग में भी लाकर डरती थी। तो फिर आज तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सुनते ही राधिका अपनी जगह पर खड़ी होकर रोते हुए, क्या करूं, आज नहीं तो करो, उसे सब कुछ पता ही चलेगा ना। और मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल आपका प्यारा सा दामाद सब कुछ बात ही देगा। तब क्या करेंगे? तब आप सब कुछ बताएंगे। कैसे बताएंगे? अपनी बेटी को क्यों आपने ये सब छुपाया? आप भी जानते हैं आपने उसे कितना बड़ा सच छुपाया है। कल को अगर उसे ये सब पता चलेगा तो वह हमसे आंखें मिल पाएगी। और हम क्या करेंगे? मैं तो मेरे बच्चे से बात करने में भी अपनी आंखें नहीं मिल पाऊंगी। आप जानते हैं कि उन लोगों ने क्या किया है, फिर भी आप सब कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनकर अरुण राधिका के दोनों कंधों को पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो राधिका? तुम सोच भी रही हो? तुम उसे बताओ क्या? और आज राठौर परिवार प्रताप पैलेस में आ रहा है। जानती हूँ ना, बरसों पहले जो खून की होली तुमने अपनी आंखों से देखी थी वह फिर से देखना चाहती हूँ। उसके खून में बदला लेना लिखा है। अगर उसे सब कुछ पता चला ना तो तुम जानती हो वह किसका खून है। मौत से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह हमारी परवरिश की वजह से वह वैसी नहीं बनी है। वह एक एक भीगी बिल्ली से शेरनी बनने में वक्त नहीं लगेगा। तुमने उसकी बातें, उसकी आंखों में रौनक देखा है, हौसला देखा है, बदले की आग में भी लग सकती है उसमें। और क्या चाहती हूँ इस आग में? तुम अपनी बेटी को जलते हुए देखना चाहती हो। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगते हैं तो राधिका अपना सरना में हिलाकर अपने होठों पर एक जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट लाकर, मैं यह नहीं कह रही हूँ अरुण, पर एक बार तो उसे अपने बारे में पता चले। वह बच्ची है, उसको हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये सब गलत है। मुझे नहीं लगता है ये सब गलत है। और कल को अगर सूर्या ने उसे सब कुछ बताया तब क्या करोगी तुम? तब तुम शांत रहोगे? उसे भी तो पता चल। मैं बस चाहती हूँ कि वह सब कुछ जाने और खुद डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। मैं जानती हूँ कि मैं उसे ऐसे देखा नहीं सकती, पर कल को ऐसा ना हो कि मैं उसकी आंखों में भी ना देखूं। कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगती है और वही उसकी बात को सुनकर अरुण अपने सर को दबाते हुए, तो तुम क्या कहना चाहोगी? उसे सब कुछ बताओगी, पर क्या बताओगे? तुम्हें पता है जो तुम पता नहीं वाली हो उससे क्या हो सकता है? पहले ही कुछ काम मुसीबतें नहीं है जो तुम और मुझसे मुसीबतें अपने गले में डाल रही हूँ। सुबह रोशनी ने जिन लोगों को लाए हैं वह पता है ना माधवगढ़ के हैं, और इसी वजह से शायद वह लोग यहाँ पर आए होने वाले हैं। माधवगढ़ के लोगों को कोई भी किसी में भी शामिल नहीं करता है, जहाँ तक कि अपनी बस्ती में भी रहने के लिए नहीं देता है। इसी वजह से प्रताप पैलेस ने उन फैमिली को पैलेस में रहने के लिए कह दिया। कहते कहते वह राधिका को समझने लगता है, पर राधिका समझने की मूड में ही नहीं होती। वह कुछ ना कुछ कह रही थी, दोनों ऐसे ही कहने लगते हैं और वही राधिका रोने लगती है। वह वहीं जमीन पर बैठ जाती है
और उसे ऐसे रोते हुए देखकर अरुण एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलकर वहां से चला जाता है। अरुण जब रूम से बाहर आता है तब वह रोशनी को देखा है, जो एक पिलर से टेक लगाए हुए नीचे हॉल में देख रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर उसके पास आ जाता है। रोशनी तो सामने हाल की तरफ देख रही थी। वह अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है, जिससे वह सिर्फ देखने लगते हैं। उसकी नीली आंखों में उदासी थी। वह उसके चेहरे पर की उदासी को देखकर परेशान हो जाता है। अरुण उसके चेहरे को पकड़कर बड़े प्यार से, क्या हुआ बच्चा, सब कुछ ठीक है? तुम्हारे चेहरे पर मुझे उदासी को दिख रही है। ये सुनकर रोशनी अपना सपना में हिलाकर मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं पता, वह बस किसी चीज के बारे में सोच रही थी। वैसे माँ कहाँ पर है? मुझे उनसे बात करनी है। वह क्या है? उन्हें कुछ कहना था मुझे। ये सुनकर अरुण अपने सर पर हाथ रखकर अपने बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर, वह तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम तैयार हो गई हो कि नहीं, और वही वह बता रही थी कि तुम्हें कैसे रहना है। तो मैंने बता दिया है तुम्हारी माँ को कि हमारी तूफान को पता है उसे कैसे रहना है। वैसे तो तुम जानती हो राठौर परिवार और प्रताप परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ी परेशान थी। तुम महक के कमरे में चली जाओ, वहां पर महक को तुम्हारी जरूरत होगी। तब तक मैं प्रलय से मिलकर आता हूँ। तुम्हारी माँ फ्रेश हो रही है, थोड़ा वक्त लग जाएगा, वह तुमसे मिलने आ जाएगी। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है। वहीं उनकी बात को सुनकर रोशनी अपना सर हिलाकर गहरी सांस लेती है और वहां से मुस्कुराते हुए महक के कमरे में चली जाती है। प्रताप पैलेस के सामने 10 से ज्यादा कार्स रुक जाती है। बीच वाली कार से आ जाता है मृत्युंजय और उसकी पत्नी भैरवी, और वही दूसरी कार से रंग और सुजल आ जाते हैं। चारों ही आते हैं और वही प्रताप के सर्वेंट्स अपना सर झुकाकर उन्हें अंदर की ओर लाने लगते हैं। हॉल में पहले से ही वीरेंद्र, सौम्या, प्रलय, गायत्री, राधिका और अरुण मौजूद थे। जब मृत्युंजय आता है तो राधिका और उनकी तरफ देखते हैं, जो उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा कर देता है, जिससे राधिका गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके और उनकी तरफ देखने लगता है। और वही मृत्युंजय की नज़र जाती है और उनकी तरफ उसे देखकर वह कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर, वैसे मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें कभी मिलेगा। मुलाकात 18 सालों बाद हो रही है हमारी। वैसे सुना है तुम्हारे दादाजी की डेथ हो गई, सुनकर बहुत बुरा लगा। और वैसे ये भी सुना है कि तुम्हारी दोनों बेटी की शादी तुमने प्रताप पैलेस में करवा दी। हमारे बेटे के बारे में सोचना चाहिए था। मेरा भी तो एक बेटा था, इससे हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाता। ये सुनते ही सीढ़ी से जो आ रहा सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मृत्युंजय राठौर, मेरे ससुर को पता है शेर और गीदड़ का फर्क। अब कोई अपनी बेटी को गीदड़ को तो नहीं दे सकता ना। क्यों, सही कहा ना फादर इन लॉ। कहते हुए वह सिंगल सोफे पर जाकर एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है और सभी को बैठने का इशारा कर देता है। सभी बैठ जाते हैं सिवाय औरतों को छोड़कर, और वही मृत्युंजय सुनकर मुस्कुराते हुए वीरेंद्र की तरफ देखकर, सोचा नहीं था कि आपका पोता ऐसा भी देखने को मिलेगा। वैसे खुशी हुई पूरी परिवार से मिलकर। पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही और दूसरी मुलाकात में बातें नहीं हुई, तो सोचा तीसरे मुलाकात के लिए हम खुद आ जाए और हमारा कुछ सामान यहाँ पर रह गया है उसे भी लेकर चले जाए, जो गलती से यहाँ पर आ गया है। उद्धरण चिन्ह।